चेतना का दीप है यह, ज्ञान का हिमालय, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। चेतना का दीप, ज्ञान का हिमालय, धर्म और देशों की सीमाएं टूट रही, एक भारत कर देखो सारा टूट रही। सत्य अहिंसा और शोध के, सत्य अहिंसा और शोध के सपनों का आलय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। चेतना का दीप है, ज्ञान का हिमालय, विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। मैली चट्टानों का भरघाटा है झुपड़ा, बंजर पर हरियाली की चेता प्रतीक साकार, दुर्लभ पांडुलिपियों का, दुर्लभ पांडुलिपियों का यह अनुपम संग्रहालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। चेतना का दीप है यह, ज्ञान का हिमालय, विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। विद्या बुद्धि मनीषा की इस तपोभूमि का ताप बने, चिंतन का आलाप बने, अपने दीपक आप बने। अंधकार के विरुद्ध है अंधकार के विरुद्ध है महाज्योति प्रज्ञालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। चेतना का दीप है, ज्ञान का हिमालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। नमस्कार। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के आमुख पटल से जुड़े सभी सुधी विद्वज्जनों को गांधी और विनोबा की कर्मभूमि वर्धा से सादर प्रणाम, स्वागत, सुस्वागत। बोधिसत्व बाबा साहेब की ज्ञान श्रृंखला महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा द्वारा परिकल्पित एक नवाचारी उपक्रम है, सारस्वत अनुष्ठान है, जिसका 10वां पुष्प आज आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। मित्रों, भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रबोधन से प्रारंभ इस बोधिसत्व बाबा साहेब की ज्ञान श्रृंखला का पिछला पुष्प यानी 9वां प्रबोधन शिक्षा की भारतीय परंपरा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर केंद्रित रहा। इससे पूर्व भारतीयता की समझ, नए भारत का निर्माण, शिक्षा की भारतीय परंपरा, आज का परिप्रेक्ष्य और हमारा दायित्व, शिक्षा में आध्यात्मिक मूल्य,
और आज का परिप्रेक्ष्य सतत विकास का भारतीय प्रारूप और स्वावलंबन की अवधारणा भारत की सांस्कृतिक चेतना में कश्मीर, आत्मनिर्भर भारत और हमारा दायित्व जैसे अकादमिक और राष्ट्रीय महत्व के विषय पर ख्यातिलब्ध विद्वज्जनों के उद्बोधन से हम सभी लाभान्वित हो चुके हैं। इस साप्ताहिक संवाद श्रृंखला का उद्देश्य वर्तमान समय के अपने अपने क्षेत्र के श्रेष्ठ ज्ञान संपन्न, संस्कृति व संस्कार से परिपूर्ण अग्रणी बुद्धिजीवियों के उद्बोधन से हमारे अनुभव व समझ को विस्तार देना है। ज्ञान सृजन का केंद्र और विश्वविद्यालय होने के नाते हमारा अकादमिक और सामाजिक उत्तरदायित्व है कि ऐसे संस्कारों को हम संबोधित करें जिससे राष्ट्र का उत्थान हो, समाज संस्कारवान हो और युवा मानस ज्ञान व गौरव बोध से समृद्ध हो। इन्हीं लक्ष्यों को केंद्र में रखकर बोधिसत्व बाबा साहब की ज्ञान श्रृंखला का निरंतर अविरल संचालन प्रसारण किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति आचार्य रजनीश कुमार शुक्ल जी की का भारतीयता के प्रति समर्पण, भारतीय बोध के प्रति उनकी स्पष्ट दृष्टि, शिक्षा संस्कृति के उन्नयन के प्रति आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति तथा समय, समाज और संस्कार के प्रति आपकी सजगता का सुफल है यह बोधिसत्व बाबा साहेब ई ज्ञान श्रृंखला। इस अकादमिक सांस्कृतिक अनुष्ठान के फलीभूतीकरण के इस अवसर पर श्रृंखला की अध्यक्षता कर रहे माननीय कुलपति की आभासी उपस्थिति हमें संबल दे रही है, हमारा उत्साह वर्धन कर रही है। मित्रों, आज के प्रबोधन का विषय है विकास की भारतीय संकल्पना और वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता। आज इस अकादमिक सांस्कृतिक ई ज्ञान श्रृंखला के उद्बोधक हैं भारतीय ज्ञान परंपरा के वाहक, ख्यातिलब्ध शिक्षाविद, अग्रणी अर्थशास्त्री, सामाजिक व सांस्कृतिक चेतना के सजग प्रहरी माननीय श्रीयुत डॉक्टर बजरंगलाल गुप्ता जी। सुमंगल की अवधारणा के प्रणेता श्रद्धेय डॉक्टर बजरंगलाल गुप्ता जी के अध्ययन और अध्यापन का वितान बृहद है। राजस्थान विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में परास्नातक तथा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से वैल्यू एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया शोध प्रबंध पर आपको पीएचडी की उपाधि प्राप्त है। 38 वर्षों तक अध्यापन के उपरांत आप 2005 में दिल्ली विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए हैं, परंतु ज्ञान सृजन और संचरण की दिशा में आप अनवरत सक्रिय हैं। आपका रचना संसार बेहद बृहद और गुण गरिमा संपन्न है। हिंदू अर्थ चिंतन, भारतीय विचार साधना, भारत का आर्थिक इतिहास, अ न्यू पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट, विकास का नया प्रतिमान, सुमंगलम जैसे 20 पुस्तकों के लेखक प्रणेता डॉक्टर बजरंगलाल गुप्ता को अनेक संस्थाओं और संगठनों में महत्वपूर्ण दायित्व निर्वहन करने का गौरव प्राप्त है। पीआरआई चंडीगढ़ के पूर्व निदेशक, आईसीएसएसआर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल केंद्रीय हिंदी समिति के पूर्व सदस्य माननीय बजरंगलाल जी ने हिंदू आर्थिक चिंतन के आधार पर विकास की जिस नई अवधारणा का प्रतिपादन किया है उस पर कई विश्वविद्यालयों में शोध कार्य हो रहे हैं। ऐसे ख्यातिलब्ध शिक्षाविद अनेक सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं संगठनों में महती दायित्वधारी भारतीय परंपरा के अग्रणी अर्थशास्त्री, सुचिंतक, विचारक मान्यवर श्रीयुत बजरंगलाल गुप्ता जी का मैं महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से इस आभासी पटल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं और पूरे आदर और सम्मान के साथ अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपना प्रबोधन प्रस्तुत करने की महती कृपा करें। आदरणीय बजरंगलाल गुप्ता जी। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की इस ज्ञान श्रृंखला के इस कार्यक्रम में उपस्थित
विश्वविद्यालय के सम्माननीय, मेरे अत्यंत आत्मीय, विद्वता और प्रतिभा के धनी कुलपति आचार्य रजनीश कुमार शुक्ल जी, इस कार्यक्रम के संयोजक आचार्य अनिल कुमार राय जी, सह संयोजक श्री संदीप कुमार वर्मा जी, और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या बाद में भी इस कार्यक्रम को देखने और सुनने का प्रयास करेंगे, ऐसे सब महानुभावों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मुझे विषय दिया गया है कि विकास की भारतीय संकल्पना क्या है और उसका वर्तमान संदर्भ में कोई प्रासंगिक महत्व है क्या। वर्तमान समय में विकास और व्यवस्था दोनों के संकट खड़े हो गए। अभी तक जिन प्रकार के सिद्धांतों को, नीतियों को और व्यवस्थाओं को लेकर समूची दुनिया चल रही थी, इस कोरोना काल ने उन सबको ध्वस्त कर दिया है, पस्त कर दिया है। तो स्वाभाविक रीति से इस कालखंड में पुनर्चिंतन और पुनर्मूल्यांकन का एक अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। उसी संदर्भ में जो सर्वाधिक महत्व का विषय पिछले अनेक वर्षों से चल रहा है, कोई भी देश अपने विकास का कैसा रास्ता तय करे। मुझे प्रसन्नता है कि महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के अंतर्गत ये कार्यक्रम हो रहा है। स्वतंत्रता से पूर्व पूज्य महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिख करके एक समविमर्श देश के सामने उपस्थित किया था। स्वतंत्र होने के बाद में देश विकास का कौन सा रास्ता पकड़े, पर दुर्भाग्य कहेंगे तात्कालीन नेतृत्व ने उनके इस विमर्श को नकार दिया और पश्चिम के देशों और विशेषतः रूस की नकल वाला वो एक खास तरह का विकास का प्रतिमान ले आए। उसी के आधार पर अपना देश भी चलता रहा और विश्व भी विकास के उसी प्रतिमान को कमोबेश चलाता रहा है। मैं अपने विषय के प्रतिपादन में मुख्य रूप से 3 भागों में बात कहूंगा। हम विकास की भारतीय संकल्पना की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी जब जो संकल्पना चल रही है वो तो पश्चिमी संकल्पना है, अभारतीय संकल्पना है। इस अभारतीय पश्चिमी विकास की संकल्पना के मुख्य बिंदु और कमियां क्या है, ये मेरे व्याख्यान का पहला हिस्सा होगा। और दूसरा, अगर वो ठीक नहीं है तो भारतीय दृष्टि, भारतीय मनीषा, भारतीय परंपरा अनेकों सैकड़ों वर्षों से जो दृष्टि और दर्शन देती रही है, क्या उसके आधार पर विकास का कोई वैकल्पिक प्रतिमान विचार किया जा सकता है क्या। और तीसरा मेरा हिस्सा रहेगा, अगर ये दूसरे को हम भारतीय संकल्पना को स्वीकार करते हैं तो उसको लागू कैसे करें, क्रियान्वयन कैसे करें। अभी जो मैं विषय को सरल रखने के लिए विकास की पश्चिमी संकल्पना बोल रहा हूं, पर इसको हम भौगोलिक अर्थों में न लें। भूगोल का जो हिस्सा पश्चिम कहलाता है उनकी संकल्पना इस रूप में न लें। पश्चिम के दृष्टि से सोचने वाले, चाहे वो पश्चिम में रहते हो चाहे पूर्व में रहते हो, ऐसे संकल्पना की दृष्टि से मैंने उसको विकास की पश्चिमी संकल्पना कहा है। क्या है ये? 4-5 मुख्य बातें हैं। जब विकास का कोई संकल्पना देते हैं तो सबसे पहले विकास को परिभाषित करना पड़ता है। विकास यानी क्या, किसको विकास मानते हैं। ये देश विकसित हो गया
ये देश अविकसित रहेगा। आधार क्या है, कसौटी क्या है? तो हम सहज और सरल रूप से आजकल विकास को जैसा परिभाषित करते रहे, विकास का अर्थ है किसी देश की प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपी में वृद्धि। अगर ये जीडीपी बढ़ती है, जिसको सकल घरेलू उत्पाद ऐसा हिंदी में बोलते हैं, तो मानेंगे विकास कर रहा है। मैं अनेक वर्षों से ये प्रश्न उठा रहा हूं, ये मापदंड ही गलत है, ये परिभाषा ही दोषपूर्ण है। ये जीडीपी की गणना कैसे करते हैं? तो जीडीपी की गणना में ये बताया जाता है एक देश में एक वर्ष में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उनके बाजार मूल्यों को जोड़ देते हैं और जनसंख्या से भाग दे देते हैं, तो वो उस देश की प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपी आ गई। इसका अर्थ ये हुआ वर्तमान की जीडीपी में केवल उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाएगा जिसके बाजार मूल्य है, और जिसका बाजार मूल्य नहीं है उसको शामिल नहीं किया जाएगा। मैं 2-3 सरल उदाहरण से अपनी बात को स्पष्ट करता हूँ। मान लीजिए किसी परिवार में एक महिला नौकरानी काम करती है, वो घर की सफाई करने का, कपड़े धोने का, खाना बनाकर खिलाने का, तो अर्थशास्त्र की भाषा में वो सेवाओं का उत्पादन कर रहा है। घर का मालिक उसकी उस सेवाओं के बदले उसको 10,000 रुपए दे रहा है, तो उसका बाजार मूल्य हो गया, वो जीडीपी में जुड़ जाएगा। मान लीजिए वो नौकरानी नौजवान है और उस घर में कोई नौजवान नवयुवक भी रहता है, रहते रहते दोनों के बीच प्यार हो जाए। अब उस नौकरानी के घर के मालिक के बच्चे से विवाह हो गया। अब विवाह हो जाने के बाद में नौकरानी से वो मालकिन बन गई, काम वही कर रही है, घर की सफाई करने का, बर्तन साफ करने का, कपड़ा धोने का, और घर वालों को बल्कि अधिक प्यार से खाना बनाकर खिलाने का। परंतु घर की मालकिन को घर का मालिक कोई उसके काम के बदले तनख्वाह नहीं देता, तो वर्तमान परिभाषा के हिसाब से कहा जाएगा कि जीडीपी कम हो गई। भारत जैसे देश में तो बहुत सारा काम परिवारों में होता है, परिवारों में भोजन बनता है, चूर्ण चटनी बनती है, अनेक तरह के अचार बनते हैं, पापड़ बढ़िया बनती है, तो छोटा मोटा वो तो कारखाना ही है, पर उसका बाजार मूल्य न होने के कारण से वर्तमान के गणना में जीडीपी में जोड़ा नहीं जाएगा, इसलिए हमको कह दिया तुम पिछड़े हुए हो। मान लीजिए आपने अपने रसोई घर के पिछवाड़े में कुछ सब्जियां लगा ली, टमाटर लगा लिया, धनिया लगा लिया, पुदीना लगा लिया, बैंगन लगा लिया, तोरी लगा ली, और उसमें से सब्जियां तोड़ी और सीधी रसोई में पका ली, तो वस्तुओं का उत्पादन तो हुआ, पर ये वस्तुएं बाजार में बिकने के लिए नहीं गई। वर्तमान परिभाषा ये कहती है इसको जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे। भारत जैसे देश में हमारा किसान जो खुद उत्पादन करता है, गेहूं का, चावल का, गुड़ का, खांडसारी का, सब्जियों का, फलों का, तो हमारे यहाँ का एक रिवाज है, एक परंपरा है, वो अपने उत्पादन से सबसे पहले अपने घर के लिए आवश्यक उपभोग के लिए जितनी जरूरी है उतनी चीजों को रख लेगा, और अगर आम है, फल है, तो अपने नाते रिश्तेदारों को भी भिजवाएगा, बचे हुए को बाजार में बेचने के लिए ले जाएगा। उसको अर्थशास्त्र की भाषा में बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस, अर्थात बाजार में बेचने वाला आधिक्य। तो जीडीपी में जो बाजार में बिकने के लिए सामान गया केवल उसकी गणना होगी, और जो उसने घर के उपभोग के लिए काम में ले लिया, नाते रिश्तेदारों के यहाँ भिजवा दिया, उसकी गणना नहीं होगी। हमारे यहाँ तो ये परंपरा है। जिन पश्चिम के देशों में पहले जो कुछ उत्पादन हुआ उसको सारे को बाजार में बेच देते हैं, फिर अपने घर के लिए खरीद के लाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जीडीपी ज्यादा है, आपकी जीडीपी कम है। मुझे आज कुलपति जी ने
इस कार्यक्रम में व्याख्यान देने के लिए बुलाया है। अर्थशास्त्र की भाषा में मैं व्याख्यान के रूप में सेवा दे रहा हूँ, पर कुलपति जी इस व्याख्यान के बदले मुझे कुछ देने वाले नहीं है। अगर कोई ऐसा विश्वविद्यालय होता जो मुझे व्याख्यान के बदले 20,000 रुपए देता, उसका बाजार मूल्य हो जाता, जीडीपी बढ़ जाती। परंतु वर्तमान की इस व्याख्यान से जीडीपी नहीं बढ़ रही। हमारे देश में संत है, महात्मा है, सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज के अनेक काम करते हैं, बदले में कुछ नहीं लेते, जीडीपी कम है। तो कुल मिलाकर जो प्रश्न मैं खड़ा कर रहा हूं अनेक वर्षों से, जीडीपी की गणना के आधार पर विकास को परिभाषित करना ही गलत है। एक नया विकल्प खोजा जाना चाहिए, ये पहली बात है। दूसरी बात, कुल मिलाकर विकास का उद्देश्य वर्तमान का चिंतन क्या मानता है? तो विकास का चिंतन कहता है कि विकास का उद्देश्य सामान्य व्यक्ति की, देश में रहने वाले प्रत्येक सामान्य व्यक्ति के रहन सहन स्तर में वृद्धि करना। अब प्रश्न है कि रहन सहन स्तर बढ़ता कब है, कम हो जाता है, उसको भी परिभाषित किया गया है। किसी व्यक्ति का रहन सहन का स्तर उपभोग के लिए कितनी वस्तुओं और सेवाएं उपलब्ध है उस पर निर्भर करता है। जिसके पास उपभोग के लिए वस्तुओं और सेवाएं ज्यादा उपलब्ध है उसका रहन सहन का स्तर ऊंचा माना जाएगा, और जिसके पास कम उपलब्ध है उसका रहन सहन का स्तर नीचा माना जाएगा। मान लीजिए इस परिभाषा को सुनकर कोई एक व्यक्ति सुबह शाम दोपहर को लगातार खाता जाता, कोई पूछे तू इतना क्यों खा रहा है, वो कहेगा मैं अपना रहन सहन का स्तर बढ़ा रहा हूं। अब अधिक खाने से बीमार हो जाएगा, बीमार आदमी डॉक्टर के पास जाएगा तो उसकी टोकरी में डॉक्टर की सेवा जुड़ जाएगी और डॉक्टर साहब दवा लिख देंगे, उसकी टोकरी में दवाएं भी जुड़ गई। वर्तमान परिभाषा के हिसाब से इस प्रक्रिया में से उसका रहन सहन का स्तर बढ़ रहा है। इसके विपरीत कोई एक दूसरा व्यक्ति है, सादा जीवन जीता है, जरूरत पड़ने पर ही चीजों का उपभोग करता है और जितनी आवश्यकता है उतनी चीजों का उपभोग करता है, तो उसका जीवन सुखी रहता है, अभागा बीमार नहीं पड़ता। तो डॉक्टर साहब की सेवा और दवा भी उसकी टोकरी में नहीं जुड़ी। वर्तमान परिभाषा कहती है पहले व्यक्ति की तुलना में दूसरे व्यक्ति का रहन सहन का स्तर नीचा है। तो होड़ चली है इस गलत परिभाषा के कारण से, इसको बोलते उपभोक्तावाद। कुल मिलाकर ज्यादा उपभोग करना। दुनिया के जो अपने को संपन्न और विकसित देश कहते हैं वहां का प्रति व्यक्ति उपभोग बहुत ज्यादा है। तो ये दूसरी है, ऐसे उपभोक्तावाद के कारण से मनुष्य के और समाज के जीवन में कोई कल्याण का साधन बन सकता है? नहीं बन सकता। अब ये दो बातें स्वीकार कर लेने के बाद में विकास का वर्तमान प्रतिमान कहता है जब ज्यादा उपभोग कर रहे हैं आपकी इच्छाएं ज्यादा है, तो इस लगातार बढ़ते जाने वाले उपभोग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिकाधिक उत्पादन करना पड़ेगा। इसे प्रत्येक देश का नारा है, ज्यादा उत्पादन, ज्यादा उत्पादन, ज्यादा उत्पादन। ज्यादा उत्पादन करने के लिए दुनिया के सब देशों में दो काम हो रहे हैं। पहला काम हो रहा है प्राकृतिक संसाधनों का बेरहमी से शोषण। जो दुनिया के देश कहते हैं हम संपन्न हो गए, कैसे हो गए? प्राकृतिक साधनों का उन्होंने बेरहमी से शोषण किया, इसलिए विश्व में पर्यावरण का संकट खड़ा हो गया, प्रदूषण की समस्या खड़ी होगी, क्योंकि हमने विकास का रास्ता ही गलत चुना। और अधिक उत्पादन करने के लिए दूसरा काम क्या करना पड़ता है? ऊर्जा बख्शी बड़ी बड़ी मशीनों वाले बड़े बड़े उत्पादन तंत्रों का निर्माण। जो जितना संपन्न देश है वहाँ बड़े बड़े कारखाने, और बड़े कारखाने किनको कहे? जिसमें ऊर्जा का प्रयोग ज्यादा होता है। ऊर्जा के ज्यादा प्रयोग करने से संपूर्ण विश्व में ऊर्जा का संकट खड़ा हो गया।
और मशीनों का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, मनुष्यों का कम कर रहे हैं, इससे दुनिया भर में बेरोजगारी का संकट खड़ा हो गया। इसलिए जो तीसरी बात को लेकर के विकास का वर्तमान प्रतिमान चल रहा है, वो समस्या सुलझाने के बजाय समस्या को उलझा रहा है। और चौथी बात इसकी है, ये तीन बातें स्वीकार करने के लिए, अधिक उपभोग और अधिक उत्पादन को पूरा करने के लिए, और हम लोग एक समीकरण देते हैं, देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, मानवीय कारकों को स्थिर मानकर केवल पूंजी निवेश और आर्थिक समृद्धि, इन दोनों को ही चल राशि, जिसको अंग्रेजी में वेरिएबल कहते हैं, इस रूप में स्वीकार करते हैं। और इसलिए बताया गया, आपको तेजी से विकास करना है, अपने विकास की दर को बढ़ाना है, तो आपको पूंजी का निवेश अधिक मात्रा में करना पड़ेगा। अब भारत जैसे इन विकासशील देशों के पास उतनी पूंजी नहीं है, इसलिए चालाकी से संपन्न देशों ने कहा, तुम चिंता मत करो, हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में तुम्हारे देश में आ जाएंगे, हम WTO के रूप में आ जाएंगे, वर्ल्ड बैंक और IMF आपको लोन दे देगा और आप में इस प्रकार से पूंजी निवेश को बढ़ा देंगे। आप तो अपने देश की अर्थव्यवस्था में जितने प्रतिबंध लगा रखे उनको हटा दीजिए। जो पिछले दिनों हमारे अपने देश में 1990 में वैश्वीकरण आया था, इसी भूमिका से आया था। इसका परिणाम क्या हुआ? अधिकांश विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था कर्ज जाल में फंस गई। भारत पर भी बड़ी मात्रा में कर्जा है। उनकी तो साजिश थी, षड्यंत्र थी, इन देशों की अर्थव्यवस्था कर्ज जाल में फंस जाए, विदेशी कंपनियां देश की धरती पर आ जाए और देश के अर्थव्यवस्था को अपने काबू में कर ले। तो ऐसा कुल मिला करके इस पश्चिमी विकास मॉडल के ये चार मुख्य बातें। अब प्रश्न ये है, अगर हम विकास के इस प्रतिमान को स्वीकार कर लें तो मैं दो प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ। क्या इस विकास के रास्ते पर चल करके अपने देश के सब मनुष्यों को सुखी बनाना संभव है? सुख मिलेगा क्या? तो बहुत सारे अध्ययन हुए हैं अपने देश में भी और दुनिया में भी, जो ये बताता है वास्तव में धन का और सुख का कोई सकारात्मक सह संबंध नहीं है। अंग्रेजी में जिसको पॉजिटिव को रिलेशन बढ़ता है, ऐसा जरूरी नहीं है धन बढ़ने पर सुख बढ़ता है, बल्कि परिणाम तो उल्टे देखने के लिए मिल रहे हैं। तो पहली बात है, ये सुख देने वाला रास्ता नहीं है सब लोगों को। और दूसरा, मान लीजिए सुख को ये मान लिया जाए, सुख को मापना, सुख को समझना, ये बड़ा कठिन मामला है। ये मनुष्य के अलग अलग लोगों के अलग अलग भावों पर निर्भर करता है। किसी एक व्यक्ति में व्यक्ति सुख माने एक वस्तु में, दूसरा व्यक्ति उसमें सुख न माने। तो इसको अगर हम छोड़ भी दें तो दूसरा प्रश्न है, मान लीजिए हम ये मान लें, इस विकास के प्रतिमान को स्वीकार कर लेते हैं, क्या इस विकास के रास्ते पर चल करके दुनिया के सब लोगों को रहन सहन का समान स्तर दे सकना संभव है क्या? क्या ये विकास का रास्ता व्यवहार क्षम और धारण क्षम है क्या? अंग्रेजी में जिसको प्रैक्टिकल और सस्टेनेबल बोलते हैं, ऐसा है क्या? तो ध्यान में नहीं आएगा, क्योंकि दुनिया के 20% वाले संपन्न देशों ने अपनी जो ये संपन्नता प्राप्त की है, एक विशेष तरह का रहन सहन का स्तर प्राप्त किया है, उसके लिए दुनिया के 80% प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया है, 60% भू क्षेत्र का प्रयोग किया है, 50 से अधिक प्रतिशत एनर्जी का, ऊर्जा का प्रयोग किया। तो बचा ही क्या है? प्राकृतिक संसाधन 20% बचे और दुनिया के लोग 80%। तो सबको इस रास्ते पर चल करके और एक खास तरह का रहन सहन का स्तर दे सकना संभव नहीं है। इसे कहा जा रहा है ये विकास का रास्ता न व्यवहार क्षम है न धारण क्षम है, इसे नई तलाश करनी पड़ेगी। और दिया क्या है?
मैं नहीं बोल रहा, एक मानव विकास रिपोर्ट 1990 से आना शुरू हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में बनी हुई एक संस्था निकालती है। 1996 के उस रिपोर्ट ने कहा विकास के इस प्रतिमान ने दुनिया को दिया क्या है, तो बोलते हैं कि इसने दिया रोजगार विहीन विकास। विकास तो हो रहा है पर रोजगार कम हो रहा है, यही संकट है ना। अपने देश में भी पिछली सरकार के समय पर विकास की दर, ग्रोथ रेट तो 7%, 7.5% हो गई, पर बेरोजगारी बढ़ गई। आज भी यही संकट है और केवल भारत में नहीं, दुनिया भर में रोजगार का संकट है। तो विकास तो दे रहा है पर रोजगार विहीन विकास दे रहा है। फिर ये कहते हैं ये विकास निष्ठुर विकास, विकास की ललक में और विकास की धुन में देश के बहुत सारे लोगों के साथ में निष्ठुरता का व्यवहार किया जाता है। वो बेचारे अपनी बात कह ही नहीं सकते, तो ये निष्ठुर विकास है। फिर ये कहता है ये मूक विकास है, अर्थात जो लोग इस विकास के रास्ते में पीछे छूट जाते हैं, उनको कुछ मिलता ही नहीं है। वो अपना दुख दर्द व्यक्त करने के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो सरकार लाठी गोली से उनसे बात करती है, उनको अपनी आवाज दुख व्यक्त करने का भी अवसर नहीं दे रहे हैं। इसे कहा ये मूक विकास। फिर कहा ये जड़हीन विकास है, ये अपनी जड़ों से लोगों को उजाड़ देता है। अपने देश में भी अपन बहुत सारे देखते हैं विकास के कारण से ट्राइबल एरिया के, जनजातीय क्षेत्र के बहुत सारे लोगों को उजाड़ दिया गया, आज तक नहीं बच सके वो। तो इसलिए कहा ये जड़हीन विकास। और अंतिम बात तो उन्होंने जोरदार कह दी, ये भविष्यहीन विकास है, ऐसा विकास है जिसका कोई भविष्य नहीं। मैंने इसमें एक चीज और जोड़ दी, ये संस्कारहीन विकास। हम देखेंगे जिन देशों में इस पर वहां सामाजिक समस्याएं बढ़ रही है, तनाव बढ़ रही है, प्रेम और आत्मीयता के संबंध समाप्त हो रहे हैं, तो ये संस्कारहीन विकास है। इसलिए एक विकास का नया रास्ता भारतीय चिंतन के आधार पर, भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर, हमारे मनीषी जो कुछ कह गए उसके आधार पर हमको तलाशना पड़ेगा। मैंने ये तलाश प्रारंभ की, तो जब आप नए संकल्पना देती हैं तो उसको कोई नाम देना पड़ता। मैंने उसको नाम दिया विकास की सुमंगलम संकल्पना। मंगल की बात हमारे यहाँ कहते रहे, हमारे यहाँ तो आशीर्वाद भी संत महात्मा देते हैं तो बोलते हैं तेरा मंगल हो। मंगल एक बहुआयामी अवधारणा है। मंगल का अर्थ है तुमको तुम्हारे लायक आवश्यक धन संपदा भी प्राप्त हो, पर केवल धन संपदा नहीं, सामाजिक सरोकार भी प्राप्त हो, तुम्हारी संस्कृति की रक्षा भी होना चाहिए, जीवन मूल्यों की रक्षा भी होनी चाहिए। तो मंगल में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सब आयाम जुड़े हुए हैं। इसको हमने मंगल विकास या सुमंगलम ऐसा मैंने कहा। सुमंगलम को परिभाषित करने का प्रयत्न किया। मैं बहुत सरल रूप में इसको इस रूप में परिभाषित करता हूँ। सुमंगलम से आशय है अपने शाश्वत जीवन मूल्यों के प्रकाश में अपने देश व समाज की प्रकृति, प्रवृत्ति, आशा, आकांक्षा, आवश्यकताओं और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में मुख्यतः अपने ही शक्ति, सामर्थ्य, साधन संपदाओं एवं कौशल प्रतिभाओं के बलबूते पर देश का समग्र, संतुलित, दीर्घकालिक विकास का दर्शन, इसको मैंने सुमंगलम कहा। एक एक शब्द की बड़ी व्याख्या हो सकती है पर समय के कारण से मैं नहीं बोल रहा। अब ये जो सुमंगलम है, अगर इस धारणा को स्वीकार करते हैं तो इसमें 4-5 मुख्य बातें। पहली बात है जब कोई आप नई संकल्पना, नया सिद्धांत देता तो उसकी विश्व दृष्टि के आधार पर देते। विश्वविद्यालयों में हम जितने शास्त्र पढ़ाते हैं वो एक खास तरह की विश्व दृष्टि पर आधारित है। उनके पाठ्यक्रम भी वैसे ही बनते हैं, उसमें सिद्धांत और नीति भी ऐसे ही बनती है। तो अभी जो विश्व दृष्टि है
उसको हम बोलते हैं खंडित यांत्रिक विश्व दृष्टि। अर्थात ये संपूर्ण सृष्टि को टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके विचार करता है, मशीन की तरह मान करके विचार करता है। मशीन के अलग कल पुर्जे होते हैं, एक कल पुर्जे में खराबी आ जाए तो तुरंत उस कल पुर्जे ठीक करने वाले यांत्रिक को हम बुलाते हैं। वो खराब कल पुर्जे को सन्नासी से उस मशीन से बाहर निकाल देता है और नया पुर्जा उस मशीन में स्क्रू से फिट कर देता है। थोड़ी बहुत कमी रह जाए तो हथौड़ी से उसको ठीक कर देता है। प्रश्न ये उपस्थित होता है, ऐसा करते समय अगर समाज के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया तो कोई संवेदना है क्या, कोई आत्मीयता है क्या, कोई स्नेह है क्या, क्या प्रेम है क्या? सृष्टि और समाज को अगर मशीन की तरह देख करके हम व्यवहार करेंगे और उसके आधार पर सिद्धांत और नीतियों की रचना करेंगे तो ऐसी रचना जो बनेगी उसमें से कोई स्नेह, कोई आत्मीयता, कोई प्रेम, कोई साझेदारी, भागीदारी ये प्रकट नहीं होगा। इसलिए भारतीय मनुष्य ने कहा हमको पहला काम विश्व दृष्टि को बदलने का करना पड़ेगा। क्या है हमारी विश्व दृष्टि? तो उसको कहा जा सकता है समग्र संतुलित एकात्म विश्व दृष्टि। अर्थात इस संपूर्ण सृष्टि और समाज को हम समग्रता में देखते हैं, एकात्म मानकर देखते हैं, जड़ चेतन में एक ही भाव रख करके विचार करते हैं। इसीलिए तो हमारे यहाँ पर यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे ऐसा कहा गया। सर्वम खल्विदम ब्रह्म ऐसा हमारे यहाँ पर मान्यता में कहा। ये कोरी कल्पना नहीं है, कोरा दर्शन नहीं है, व्यवहार पर उतारने का प्रयत्न किया। परिणाम क्या होता है? अगर आपने इस विश्व दृष्टि के आधार पर रचना की तो आप किसी भी प्राकृतिक संसाधन को अनावश्यक नष्ट नहीं करेंगे, उसका विचार करेंगे, उसका संरक्षण करेंगे, उसका संवर्धन करेंगे। जितने भी परमात्मा के बनाए हुए जीव जंतु सृष्टि में है, जिसको आज की भाषा में जैव विविधता कहते हैं, उसकी रक्षा करने का काम होगा। इससे पहला काम करना पड़ेगा हमको इस विश्व दृष्टि को बदलकर समग्र समन्वित एकात्म विश्व दृष्टि। जैसे शरीर के अंग भिन्न भिन्न है परंतु उन दोनों के बीच में जैविकीय संबंध, ऐसा जैविकीय संबंध मानकर हमको सृष्टि के भिन्न भिन्न अवयवों के साथ में और परस्परानुकूलता का विचार करके चलना पड़ा। और अब तो विज्ञान ने भी स्वीकार कर लिया ना। अभी पीछे भौतिक शास्त्र की जो नवीनतम खोज आई उसने कहा कि संपूर्ण सृष्टि तो एक ही कण से मिलकर बनी है। उसको उन्होंने बोसोन कण कहा, किसी ने उनको ईश्वर कण कहा, गॉड पार्टिकल कहा। तो हमारे यहाँ जो ये विचार होता रहा उसी को आधार मान करके नए सिद्धांतों की रचना करना। तो पहला काम विश्व दृष्टि बदलने का। दूसरा काम जिसके लिए हम ये रचना विकास की बना रहे हैं, ये व्यक्ति क्या है, व्यक्ति को ठीक से समझा है क्या? वर्तमान के शास्त्रों ने व्यक्ति को ही ठीक नहीं समझा। समाज शास्त्री करते हैं ये सामाजिक एनिमल है, सामाजिक पशु है, और राजनीतिक शास्त्र वाले कहते हैं ये राजनीतिक पशु है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले कहते हैं ये यांत्रिक मनुष्य है, और बायोलॉजी वाले, जीव शास्त्र वाले ये कहते हैं कि ये हजारों हजारों सेल से मिलकर के बना है। और हम अर्थशास्त्र के लोग मनुष्य को अर्थ मानव आर्थिक मनुष्य देखते हैं। आर्थिक मनुष्य का अर्थ हो गया है कि मनुष्य कोई काम करे कि ना करे, वो किस आधार पर निर्णय करेगा? अर्थ के आधार पर, धन के आधार पर, पैसे के आधार पर। किसी काम में अर्थ मिलेगा करेगा, नहीं मिलेगा नहीं करेगा। उस समाज के लिए कितना उपयोगी जरूरी है विचार नहीं है उसके सामने। जिसमें ज्यादा मिलेगा दौड़ कर करेगा। तो फिर व्यक्ति माँ बाप की सेवा क्यों करे? राष्ट्र पर विपत्ति आया उस समय पर राष्ट्र की विपत्ति के समय पर अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए तैयार क्यों हो जाए?
फिर तो पैसे के कारण से शत्रु देश को अपने देश के रहस्यों को वो उनको दे देगा, क्यों? पैसा मिल रहा है। आर्थिक दृष्टि से भी व्यवहार उलट जाएगा। एक उपभोक्ता के नाते से ये आर्थिक मनुष्य जब बाजार में जाएगा तो उसकी दृष्टि कैसे रहेगी? मैं दुकानदार से, विक्रेता से सामान तो ज्यादा से ज्यादा ले लूं, बदले में मुझे उसको कम से कम देना पड़े, इस प्रकार की चतुराई बरतने का प्रयत्न करूं। विक्रेता का दृष्टिकोण कैसा होगा अगर वो अर्थमानव है? तो ग्राहक को सामान तो कम से कम देना, और अगर अपना वश चल जाए तो दोषपूर्ण सामान देना और उससे कीमत ज्यादा से ज्यादा ले लेना, तो शोषण हो गया ना। और कोई व्यक्ति कर्मचारी है, मजदूर है, किसी के यहाँ काम करता है, उसकी दृष्टि कैसे रहेगी? काम कम से कम करना, तनख्वाह और पारिश्रमिक अधिकतम लेना। और जो नौकरी देने वाला मालिक है, पूंजीपति है, व्यवसायी है, उसका दृष्टिकोण कैसा रहेगा? कर्मचारी से मजदूर तो काम तो ज्यादा से ज्यादा लेना, परंतु उसको देना कम से कम। तो कुल मिलाकर आजकल देश दुनिया में जो अनेक प्रकार के अर्थ संकट पैदा हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं, जमाखोरी हो रही है, मिलावट हो रही है, काला बाजारी हो रही है, धन के आधार पर शोषण हो रहा है, विषमता हो रही है, उसका कारण क्या है? कारण यही है कि हम लोगों ने व्यक्ति को ठीक से नहीं परिभाषित किया। तो व्यक्ति क्या है? हमारे शास्त्रों में, हमारे मनुष्यों ने हमको बताया, व्यक्ति 4 तत्वों से मिलकर बनता है: शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। आपको विकास का एक ऐसा प्रतिमान बनाना पड़ेगा, अपने देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के इन चारों की आवश्यकता पूर्ति हो सके। शरीर की आवश्यकता क्या है? शरीर की आवश्यकता आहार। आहार यहाँ प्रतीकात्मक शब्द है। आहार का मतलब है जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति की गारंटी। आपको ऐसी विकास की योजना, विकास का रास्ता, विकास की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। देश में उत्पन्न होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की अनिवार्य आवश्यकता अवश्य मिल सके। नहीं मिल रहा तो विकास का रास्ता आपका गलत है। आज हमारे देश में भी 30-32% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। 2 जून का भोजन नहीं मिल पाता, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है और सर पर छत नहीं है। तो ऐसी दुरावस्था में जो विकास का प्रतिमान खड़ा करता है देश और समाज को, उसका अच्छा नहीं कह सकते। तो शरीर की आवश्यकता, दुनिया के भी यही हालत है। दुनिया के भी हर एक देश ऐसा नहीं कह सकते कि अपने देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते। तो शरीर की आवश्यकता आहार। मन की आवश्यकता क्या है? तो मन की आवश्यकता प्यार, आत्मीयता, स्नेह। आज हम देखते हैं ना, बहुत सारे लोगों की तन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, आहार की कमी नहीं, खाने पीने की कमी नहीं, साजो सामान की कमी नहीं, फिर भी ऐसे अनेक लोग फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं। क्यों? अनेक उदाहरण हमारे सामने आए। उनका मन खुश नहीं, परिवार के लोगों में खुशी नहीं थी, पति पत्नी के संबंध ठीक नहीं थे, सास और बहू के संबंध ठीक नहीं थे, उसको परिवार से प्यार नहीं मिला, पड़ोस से प्यार नहीं मिला, समाज से प्यार नहीं मिला। इसलिए दूसरी व्यवस्था हमारे विकास प्रतिमान की ऐसी होगी, देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए हम ऐसा वातावरण बनाएंगे जहाँ मन प्रसन्न हो, प्रफुल्लित हो, आनंदित हो, मन में उत्साह रहे, तब जाकर के वो विकास का प्रतिमान सही कहा जाए। फिर बुद्धि है। बुद्धि की आवश्यकता क्या? विचार है, विवेक है, जिसको आज की नई भाषा में हम तकनीक, टेक्नोलॉजी ये कह रहे हैं ना। कोई भी देश अगर प्रगति करता है तो उस देश में रहने वाले लोग विवेकवान होने चाहिए ना, प्रज्ञावान होने चाहिए ना। वो ये तय कर सके क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, क्या लाभदायक है, क्या हानिकारक है। ऐसे लोगों का समाज होगा
तब देश प्रगति करेगा ना। इसके लिए व्यवस्था करना पड़ेगा, इसके शिक्षा में परिवर्तन करना पड़ेगा, बाकी सब बातें करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के बुद्धि की आवश्यकता पूर्ति होनी चाहिए। और चौथा है आत्मा। हमारे यहाँ तो हमारे मनीषी और हमारी ज्ञान परंपरा में तो ये कहा, अंततो गत्वा, हमारा लक्ष्य है उस परम पिता परमेश्वर का साक्षात्कार। ये चारों की आवश्यकताएं पूरा करने वाली जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था होगी, उसमें से विकास का सुमंगलम का प्रतिभा निकलेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये ऐसा व्यक्ति को ये मान करके व्यवहार करना पड़ेगा आपको। और तीसरी बात, उद्देश्य क्या है विकास के इस प्रतिमान का, विकास की इस योजना का उद्देश्य क्या है? वर्तमान के उद्देश्य में तो जैसा मैंने पीछे बताया, रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना, ये तो अर्थ काम केंद्रित चिंतन हो गया ना, कमाना और खाना, कमाना और खाना। हमारे मनीषी परंपरा ने तो 4 पुरुषार्थों की बात कही, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसके विस्तार में मैं ज्यादा नहीं चाहूंगा। अर्थ और काम को मना नहीं किया, कमाना और खाने को मना नहीं है। हम कमाएंगे, उपभोग करेंगे तो आवश्यक है ना, जीवन चलाने के लिए, जीवन की प्रगति के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। पर हमारे यहाँ इस बात पर बड़ा जोर दिया गया, ये कमाने का काम, अर्जन का काम धर्म मार्ग से होना चाहिए। धर्म का अर्थ यहाँ पूजा पद्धति नहीं है। हमारे यहाँ गलती से लोगों ने धर्म का अर्थ ही गलत परिभाषा के आधार पर कर दिया। धर्म तो ध्री धातु से बना है, और ध्री धातु के 3 अर्थ है, धारण, रक्षण, पोषण। ये मर्यादाएं, ये कानून कायदे, जीवन के वो व्यवहार जिसके कारण से व्यक्ति का, परिवार का, समाज का, देश का और संपूर्ण सृष्टि का और प्रकृति का धारण, रक्षण, पोषण हो सकता, उसको हमने यहाँ धर्म कहा। तो ये जो कमाने का और उपभोग करने का काम चले, इस धर्म में मर्यादित मार्ग से चले। क्योंकि गांधी विश्वविद्यालय है, गांधी जी ने इस संबंध में बहुत अच्छा कहा था। हम लोगों ने अर्थशास्त्र में दुर्भाग्य से ये कह दिया कि अर्थशास्त्र का नैतिकता से कोई संबंध नहीं। ऐसा अर्थशास्त्र में पढ़ाते हैं। अगर आर्थिक नीति और अर्थशास्त्र का नैतिकता से संबंध नहीं है, ऐसा मानकर जो अर्थशास्त्र पढ़ाया जाएगा और उसके आधार पर जो विकास होगा, वहां तो अनैतिकता फैलेगी। तो गांधी जी ने एक बहुत सुंदर कोटेशन दिया इस संबंध में। I must confess that I do not draw a sharp or any contrast between economics and ethics. Economics that hurts the moral well-being of an individual or a nation is immoral, therefore sinful. ऐसा अंग्रेजी में उनका कोट है। गांधी जी ने कहा कि मैं अर्थशास्त्र में और नीति शास्त्र में कोई विभाजक रेखा नहीं है, और ऐसा अर्थशास्त्र जो नीति शास्त्र को नहीं मानकर चलता, जो मनुष्य के और राष्ट्र के कल्याण के बारे में विचार नहीं करता, वो तो अनैतिक है। और आगे वो कहते हो तो पापमय है, पाप पूर्ण है, बदला जाना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष की ये 4 बातों की, मोक्ष का अर्थ यहाँ इस संदर्भ में, इस संकल्पना के संदर्भ में परमानंद है, समाज का हित है, संपूर्ण समाज का हित मान करके हम चले। ऐसी दूसरी बात इस देश के बारे में हम कहेंगे। कुल मिलाकर अगर हम सुमंगलम की बात कहेंगे तो उसका केंद्रीय दिशा क्या रहेगी? तो हमारे यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। किसी एक छोटे से व्यक्ति का, छोटे से ग्रुप का, उसके कल्याण की बात हमने नहीं की, सबके कल्याण की बात की। परंतु ध्यान में आया सबके कल्याण में केवल मनुष्यों के कल्याण की बात तो नहीं हो रही। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण ने शब्द प्रयोग किया, सर्वभूत हिते रतः, अर्थात ऐसा रास्ता, ऐसा मंगलमय विकास का रास्ता जिससे सब भूत प्राणियों का, सब जीव जंतुओं का, सब मनुष्यों का हित हो, उसको हम लोग चले। आज की भाषा में मैंने उसको समग्र सामाजिक सुख कहा। तो समग्र सामाजिक सुख हमारा ये केंद्रीय और रहेगा। अब सवाल है कि इस केंद्रीय दिशा को
धरती पर उतार लाने के लिए हमको कुछ 4-5 बातों का विचार करना पड़ेगा। पहली बात, हम ऐसा विकास का रास्ता चुनेंगे तो पहला, सबको रोटी, जो मैंने शरीर की आवश्यकता के संदर्भ में कहा ना, अर्थात मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की गारंटी, ये पहली हमारी सुमंगलम में होगा। दूसरा है सबको समग्र संतुलित स्वास्थ्य। लोग कहेंगे साहब ये तो सरकारें भी बोलती है सबको स्वास्थ्य, परंतु भारतीय कल्पना में स्वास्थ्य की कल्पना अधिक विशद और व्यापक है। हमने 3 प्रकार का स्वास्थ्य माना, एक शारीरिक स्वास्थ्य, एक मानसिक स्वास्थ्य और एक भावनात्मक स्वास्थ्य। ज्यादातर बात आजकल शारीरिक स्वास्थ्य की हो रही है, थोड़ी बहुत मात्रा में मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य की तो बात हो ही नहीं है। इसलिए तीनों चीज के बारे में समग्रता से विचार करना पड़ेगा और स्वास्थ्य की नीति बनाते समय भी केवल उपचारात्मक स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान नहीं देना पड़ेगा, उपचार भी करना, परंतु हमको ऐसा जीवन की खान पान, आचार विचार, आहार विहार, व्यवहार रखना पड़ेगा जिससे कि मनुष्य बीमार ही न पड़े। उसको हमारे यहाँ पर निरोधात्मक स्वास्थ्य प्रणाली का है। तो ऐसा एक समग्र संतुलित स्वास्थ्य की कल्पना इसमें की गई। फिर सबको संस्कारक्षम समाजोपयोगी शिक्षा के समान अवसर। मैंने सबको समान शिक्षा ऐसा नहीं कहा, समान अवसर। जिसके माँ बाप की जेब में पैसा, वो तो अपने बच्चों को अच्छे विद्यालय में दाखिल करा देगा, और जिसके माँ बाप की जेब में पैसा नहीं, वो तो देश में जन्म लेने वाले प्रत्येक बालक और बालिका के प्रतिभा के विकास की जिम्मेवारी समाज के होनी चाहिए। इससे समान अवसर की बात कही है। और 2 बातें मैंने और कही है इसमें, संस्कारक्षम शिक्षा होनी चाहिए। आजकल तो शिक्षा का संस्कार से कोई संबंध नहीं रह गया है। इसे पाठ्यक्रम बदलेंगे, रचनाएं बदलेंगी, धारणाएं बदलेंगी, संकल्पनाएं बदलेंगी, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा। तो संस्कारक्षम और समाज उपयोगी, समाज के लिए जरूरत है उसको पूरा करने के लिए शिक्षा होनी चाहिए। आजकल तो हम बहुत सारी शिक्षा ऐसी ले रहे हैं जिसका हमारे समाज की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं, तो ऐसा शिक्षक है। और चौथी अत्यंत महत्व की बात है, सबको रोजगार। वो सबसे कठिन है मामला। आजकल हम सबको रोजगार नहीं दे पा रहे। हम लोगों ने जो रणनीति स्वीकार की है, जो युक्ति स्वीकार की है, वो तो सबको रोजगार देने वाली है ही नहीं। हमारा जोर केवल विकास पर है, समृद्धि पर है, ग्रोथ बढ़े इस पर है। अधिकाधिक ग्रोथ, अधिकाधिक समृद्धि, अधिकाधिक उत्पादन कैसे हो सकता है, उसके लिए आप सबको रोजगार दे पा रहे नहीं दे पा रहे इसका विचार नहीं। इसलिए इस रणनीति को बदलना पड़ेगा। हमको रोजगार परक विकास की रणनीति अपनाना पड़ेगा। इसलिए तो ये 4 बातें पूरा करेगा उसको मैं सुमंगलम। अब सवाल है इसको लागू कैसे करेंगे। समय कम रह गया, केवल 2-3 बातें कह करके मैं अपने व्याख्यान को पूर्ण करूंगा, फिर प्रश्नोत्तर के लिए छोड़ूंगा। जब इस सुमंगलम की संकल्पना को अगर हमको अपने देश में, समाज में लागू करना है, तो पहला प्रश्न खड़ा होता है टेक्नोलॉजी का। ये दुनिया के दादा देश हमको टेक्नोलॉजी के नाम पर ही डरा रहे हैं। वो कहते हैं ये उच्च टेक्नोलॉजी है, आप निम्न टेक्नोलॉजी में जा रहे हो, तो आपको उच्च चाहिए निम्न। सवाल ही गलत पेश किया, इसलिए हम कहेंगे हाँ उच्च चाहिए। मैं कह रहा हूँ टेक्नोलॉजी का नया विभाजन होना चाहिए, उपयुक्त टेक्नोलॉजी, अनुपयुक्त। अपने देश की समस्याओं के हल करने के लिए जो टेक्नोलॉजी उपयुक्त होगी जरूर लेंगे, जो नहीं होगी उसको नहीं लेंगे। और अपने देश के संदर्भ में अगर बाहर से भी कोई टेक्नोलॉजी लेनी है तो उसको संशोधन करेंगे, परिवर्धन करेंगे, नकल नहीं करेंगे। दुर्भाग्य से अपने देश में बहुत सारी चीजों की नकल हो रही, उसको बदलना पड़ेगा, चुनौती है। तकनीक के क्षेत्र में काम करने वाले विश्वविद्यालयों में शोध करने वाले शोधार्थियों के सामने
चुनो। और फिर हमारे देश में टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी, ये तो टेक्नोलॉजी का भंडार रहा है हमारे अपने देश। तो हमारी परंपरागत टेक्नोलॉजी को वर्तमान संदर्भ में उसका सुधारीकरण करके उस नवीनतम रूप में समस्याओं के समाधान के लिए लाना पड़ेगा। ये दूसरी बात कही। दूसरा, हमको ग्राम संकुलित आधारित स्वदेशी स्वावलंबी विकेंद्रित अर्थतंत्र का निर्माण करना पड़ेगा। तीन बातें कही मैंने। अपना देश गांवों का है, केवल शहरों के आधार पर विचार करेंगे तो काम नहीं चलेगा। छोटे छोटे ग्राम समूह बनाए और वो स्वावलंबी कैसे बन सकते हैं उसका विचार करना पड़ेगा। उसमें से विकेंद्रित अर्थतंत्र आएगा, स्वदेशी अर्थतंत्र आएगा, स्वावलंबी अर्थतंत्र आएगा। हमको दूसरे देशों पर परावलंबी होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तीसरी बात मैं इसमें से कह रहा हूँ कि कृषि, लघु उद्योग, बड़े उद्योग और सेवा क्षेत्र, इन सब के बीच में उचित तालमेल होना चाहिए। आज तो तालमेल नहीं है, एक दूसरे के विरोधी होकर खड़े हो रहे हैं, तो परस्पर पूरक होना चाहिए ना। इसलिए उसको भी हम उस दृष्टि से बदलेंगे तब जाकर के काम होगा। उपभोग शैली और जीवन शैली कैसे रखना होगा? सीमित, संयमित, सदाचारी उपभोग शैली और जीवन शैली। मैं अनेक जगहों पर ये बात पिछले अनेक वर्षों से बोल रहा हूँ। आजकल धारणक्षम टिकाऊ विकास की बात दुनिया भर के लोग कह रहे हैं। मैं ये उनसे सबसे प्रश्न कर रहा हूँ, ये टिकाऊ धारणक्षम विकास, क्या आप टिकाऊ धारणक्षम उपभोग शैली और जीवन शैली के बिना ला सकते हैं क्या? जीवन शैली तो आपकी फिजूल खर्ची करने वाली है, धारणक्षम विकास कैसे आएगा? इसलिए हमको उपभोग शैली को भी बदलना पड़ेगा और उत्पादन को हमको इस प्रकार से करना पड़ेगा, पर्यावरण संरक्षण हो, उसमें से रोजगार ज्यादा लोगों को मिले, ऊर्जा का कम प्रयोग हो, ऐसा उत्पादन शैली का निर्माण करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के मैं ये बात रख रहा हूं कि हमको 5 चीजों के बारे में तालमेल बैठाकर चलना पड़ेगा। वो अंग्रेजी के पहला अक्षर ई के आधार पर मैंने कहा, एथिक्स यानी नैतिकता, इकोनॉमी अर्थात अर्थव्यवस्था, इकोलॉजी पर्यावरण, एनर्जी ऊर्जा और एम्प्लॉयमेंट रोजगार। ये 5 आयाम है हमारी अर्थव्यवस्था में। 5 आयामों के बीच में योग्य तालमेल बनाएंगे अगर हम, तो उसे एक नए तरह की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था बनेगी। कैसी बनेगी उसको भी मैंने 3 शब्दों में कहा, पोषणक्षम अर्थतंत्र, अर्थात ऐसा अर्थतंत्र जिसमें सबको पोषण मिलेगा। धारणक्षम टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी तो धारणक्षम होगी, टिकाऊ होगी, केवल फौरी नहीं होगी, अल्पकालिक नहीं होगी। और अंत में संस्कारक्षम समाज, ऐसी अगर हम विकास की सुमंगलम भारतीय कल्पना को लागू करते हैं तो ये सब एक नए प्रकार की रचना की दिशा में हम बढ़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। मैंने चूंकि विषय इतना विस्तृत है, तीनों आयामों को थोड़ा थोड़ा स्पर्श करने का प्रयत्न किया है। शेष समय मैं प्रश्नोत्तर के लिए और वस्तुतः सम्माननीय कुलपति जी के लिए आवश्यक है, उनका हमको मार्गदर्शन भी मिलेगा, उनका हमको आशीर्वाद भी मिलेगा। और इन शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद मान करके अपने विषय को पूर्ण करूँ। अब मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति, तुलनात्मक धर्म व दर्शन के ख्यातिलब्ध विद्वान आचार्य रजनीश कुमार शुक्ल जी से बड़े आदर और सम्मान के साथ अनुरोध कर रहा हूँ कि वह अध्यक्षीय उद्बोधन प्रदान करें। साथ ही यदि कुछ प्रश्न हो तो उन प्रश्नों का समाधान भी माननीय गुप्ता जी से और आपके माध्यम से दर्शकों श्रोताओं तक पहुंचेगा।
माननीय श्री रजनीश कुमार शुक्ल जी। नमस्कार। बहुत कठिन है आज अध्यक्षीय के रूप में कुछ भी कहना, और कुछ कहना कठिन है। ये तो बात मुझे जब मैं स्क्रीन पर देख रहा था और हर व्याख्यान में जब दर्जनों प्रश्न होते थे और चुनना पड़ता था कि कौन सा प्रश्न लिया जाए, कौन सा प्रश्न छोड़ा जाए, तो यह पहला व्याख्यान है, व्याख्यान दशक पूरा होने के साथ, जिस व्याख्यान में प्रश्न नहीं है अपितु टिप्पणियां हैं श्रोताओं की, सहभागियों की, कि जो कुछ भी कहा गया है वो स्पष्टता से भाषित हुआ है। शायद किसी संवाद की, किसी व्याख्यान की सफलता इसी पर निर्भर करती है कि वो श्रोता के मन में स्पष्ट कोई चित्र बना सके। इस दृष्टि से विकास की भारतीय अवधारणा, जब चर्चा होती है विकास की भारतीय अवधारणा, तो कुछ लोगों को लगता है कोई उलझा उलझा चित्र है, कोई प्रतिगामिता है, कोई पीछे जाने की बात है। ऐसे सभी लोग जब आचार्य बजरंगलाल जी भाई साहब को सुनते हैं तो वह निर्भ्रांत हो जाते हैं कि विकास की जो भारतीय अवधारणा है, जिसे उन्होंने एक चतुष्पाद व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया, एक तरह से ऐसी विकास की अवधारणा प्रस्तुत की जो सिर्फ किसी ओर से लंगड़ी होकर के नहीं खड़ी है, अब तो चार पांव पर खड़ी है और पुरुषार्थ के चार पांव पर खड़ी है, सम्यक विचार पर खड़ी है और सम्यक उपलब्धि और बोध पर खड़ी है, जिसमें विकास का तात्पर्य संख्यात्मक वृद्धि नहीं है अपितु जीवन में, व्यक्ति के जीवन में, समाज के जीवन में, राष्ट्रों के जीवन में और संपूर्ण विश्व के जीवन में सुख की वृद्धि या आनंद की वृद्धि है, जो मात्र ऐन्द्रिक आस्वाद तक सीमित नहीं होती है अपितु देह से, इंद्रियों से प्रारंभ करती हुई वह अंततः आत्मा के सुख में जाकर के परिपूर्णता को प्राप्त करती है। जो एक ऐसी नीति है जो पश्चिम के अर्थ पर आधारित विकास की बात नहीं करती है, भारतीय अर्थ दृष्टि पर आधारित विकास की भारतीय अर्थ दृष्टि, यानी मीनिंग इन लाइफ, जीवन में अर्थ क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य की प्राप्ति, जीवन और प्रयोजन की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, और सीमित आनंद की प्राप्ति नहीं अपितु यो वै अल्पम अल्पे सुखमास्ति यो वै भूमा तत्सुखम, जो अल्प है खत्म हो जाएगा, आज है कल नहीं रहेगा, छीन लिया जाएगा, इस प्रकार का जो सुख मिलता है वो सुख नहीं देता, उसमें तो खत्म हो जाने के अंदेशे में आदमी डरा डरा रहता है, दुखी रहता है, आशंकाओं में रहता है। इसकी अपेक्षा एक ऐसे सुख की अवधारणा जो भूमा है, अपरिमित है, जो खत्म नहीं होगा अपितु सुख की उपलब्धि का वो है यत्न, जिस यत्न से और अधिक सुख की निर्मिति होगी, आनंद की निर्मिति होगी। अंततः पंचकोश की उस अवधारणा को ध्यान में रखें कि लक्ष्य जीवन का आनंदो ब्रह्मेति विज्ञानात् है। इस जीवन में सब कुछ आनंदमय हो जाए, इस प्रकार की स्थिति की प्राप्ति वास्तविक विकास की अवधारणा है। यह विकास ग्रोथ है और अविचारित होने के नाते यह ग्रोथ एक प्रकार की बीमारी के रूप में विकसित हो गया है। इन सब का सम्यक विवेचन करते हुए किस प्रकार से
वास्तव में व्यक्ति के रहन सहन का स्तर ऊंचा हो, व्यक्ति के अंदर वास्तविक आस्वाद पक्ष का विकास हो, वास्तविक आह्लाद पक्ष का विकास हो, किस प्रकार की सभ्यता की दृष्टि बने जिसमें विकास मनुष्य के जीवन और रोजगार के अवसरों का क्षरण करने वाला, छीनने वाला, उन्हें छीजने वाला न हो, अपितु विकास मनुष्य के रोजगार के अवसर, मनुष्य के कार्य क्षमता को और इस धरती की, प्रकृति की, निसर्ग की धारण क्षमता को विकसित करने वाला विकास हो। किस प्रकार से यह विकास एकांगी है, जो अधिक मशीनों का, अधिक तकनीक का उपयोग कर सकता है, वह अधिक विकसित है और दूसरों के विकास, दूसरों के हिस्से का भी विकास अपने उपभोग के लिए ले सकता है, और केवल विकास ही नहीं उपभोग के लिए ले सकता है, प्रकृति के, निसर्ग के भी वह 80% से अधिक संसाधनों को कब्जा सकता है। इनसे मुक्ति वस्तुतः सुमंगलम की मुक्ति है। आज दुनिया इस कोरोना पीरियड में तो ये सबको अनुभव होने लगा है। आज दुनिया एक त्रास से गुजर रही है, एक संत्रास से गुजर रही है। हम कल होंगे कि नहीं होंगे, इस भय से गुजर रही है। हम आने वाली अपनी पीढ़ियों को किस प्रकार की दुनिया देकर के जा रहे हैं, इस चिंता से गुजर रही है। इन सब के बीच सर्वत्र मंगल की दृष्टि, सर्वत्र आनंद की दृष्टि, सर्वत्र रचना की दृष्टि, यह देखने का एक यत्न आज आदरणीय बजरंग लाल भाई साहब ने जो प्रस्तुत किया हमारे सामने, जो पहली बार सुन रहे होंगे उनको तो अलौकिक रूप से आनंद प्राप्त ही हुआ होगा, और जो लोग नियमित रूप से भाई साहब को कहीं भी वो व्याख्यान कर रहे हो, सुनने का यत्न करते हैं, उनके लिए भी इस व्याख्यान में आज कुछ नित्य नवीन था, और ऐसा रहता ही है। और सुमंगलम की अवधारणा वास्तविक मानव विकास की अवधारणा है। यह व्यष्टि और समष्टि के समन्वित विकास की अवधारणा है। यह जिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की खोज में दुनिया बेचैन है, उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक ऐसा स्वरूप प्रस्तुत करती है जिसमें अर्थ पोषण के लिए है, तकनीक धारण के लिए है, और तकनीक और अर्थ यह संस्कार युक्त होकर के अंत में धर्म की सृष्टि करते हैं, मूल्यों की सृष्टि करते हैं, नैतिकता की सृष्टि करते हैं, और धर्माचरण पर, मूल्यों के रास्ते पर चलता हुआ मनुष्य अपने सुख के साथ अन्यों के सुख को भी उत्पन्न करता है। इस प्रकार से जो उन्होंने कहा कि अर्थ से सुख नहीं उत्पन्न होता है, भारतीय परंपरा ने भी कहा कि विद्या से विनय होगा, विनय से अर्थ उत्पन्न होगा, अर्थ से धर्म उत्पन्न होगा, धर्म से सुख उत्पन्न होगा। तो अर्थ यानी मूल्य, अर्थ यानी यह आर्थिक संसार, इकोनॉमिक वर्ल्ड, ये दोनों मिलकर के जिस धर्म की उत्पत्ति करते हैं, नैतिक विश्वास और नैतिकता के आधार पर कर्म का जो रास्ता है, उसी को भारतीय परंपरा जिसको यज्ञ के रूप में कहती है, यज्ञो वही कर्म, यज्ञो वही धर्म। कर्म और धर्म के बीच भेद नहीं है, इन दोनों की एकाकारिता है, दोनों यज्ञ है। यज्ञ क्या है? दूसरे के लिए आहुति दे करके अपने फल की कामना करना, अपने लिए आहुति दे करके फल नहीं प्राप्त करना। इदम इंद्राय इदम नमः, इदम इंद्राय इदम सूर्याय इदम रवये इदम चंद्राय इदम सोमाय, ये कहते हुए अंततः इदम राष्ट्राय इदम नमम, इदम नमम के भाव के साथ लालच का परित्याग करते हुए, कामनाओं की पूर्ति का वह यत्न जो उसमें लगाव नहीं उत्पन्न करेगा, लगाव नहीं उत्पन्न करेगा तो क्रोध नहीं उत्पन्न करेगा, क्रोध नहीं उत्पन्न करेगा तो बुद्धि ध्वंस नहीं होगा, बुद्धि ध्वंस नहीं होगा तो उसका नाश नहीं होगा। इसलिए पूर्ति तो हो हमारी इच्छाओं की, हमारी ऐषणाओं की, लेकिन वह सम्यक दृष्टि के साथ हो, केवल ऐषणाओं की पूर्ति की दृष्टि न हो, अन्यों के कल्याण का विचार करते हुए तेन तक्तेर उन्नीता, इस अवधारणा पर हम त्याग पूर्वक भोग के विकास दृष्टि को किस प्रकार अपनाएंगे, इसका एक व्यापक वितान आज प्रस्तुत हुआ है। उस वितान के लिए पुनः मैं आचार्य बजरंग लाल गुप्त जी के प्रति, जो स्वाभाविक तौर पर हम लोग के मार्गदर्शक हैं, हम लोग के
शिक्षक हैं, हम लोगों के अभिभावक भी हैं, इसलिए उनके प्रति आभारी होने वाला कोई विषय नहीं है। तथापि अपने श्रेष्ठों, अपने पितरों, अपने आचार्यों के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रस्तुत करना, यह जो ऋण का आनंतर्य है, ऋण की निरंतरता है, इस ऋण से मुक्ति का उपक्रम है। इस निवेदन के साथ कि जब हम आपको प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं तो आपके पूर्व की ऋणों से मुक्ति का उपक्रम कर रहे हैं और भविष्य के अपने स्वार्थों की सिद्धि का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं, वो स्वार्थ जो सबके कल्याण पूर्वक हमारे भी कल्याण का रास्ता सिद्ध करें। इसी के साथ मैं पुनः विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपको धन्यवाद दे रहा हूं। यद्यपि औपचारिक धन्यवाद आचार्य अनिल जी देंगे, उसके लिए उनसे अनुरोध करता हूं। धन्यवाद सर। सच में मैं अभिभूत हूँ माननीय बजरंग लाल जी के उद्बोधन से। बहुत ही गूढ़ विषय बहुत ही सहज ढंग से हमारे समक्ष उपस्थित हुआ, यह आदरणीय बजरंग लाल जी ही कर सकते हैं। आपने अपने उद्बोधन के माध्यम से अनेक प्रश्न हमारे सामने खड़े किए और जिनका उत्तर तलाशे बिना वास्तविक विकास के स्वरूप को सच में समझा नहीं जा सकता है। आपने जीडीपी की विसंगतियों के बहाने विकास की तमाम मान्य परिभाषाओं को अप्रासंगिक सा सिद्ध किया, जो स्वाभाविक सा है। गांधी जी और हिंद स्वराज को याद करते हुए आपने वर्तमान विकास और व्यवस्था के संकटों के कारणों को भी उजागर किया। भविष्य विहीन और संस्कार विहीन विकास से मुक्ति का मार्ग जो भारतीय चिंतन में मौजूद है वह सुमंगलम के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत है, जो जिसमें सुमंगलम के बहाने आपने उस अवधारणा को, भारतीय चिंतन की अवधारणा को आपने प्रस्तुत किया है। वास्तव में आज का उद्बोधन हम सबके लिए आह्लादित करने वाला था और विकास जिसको सच में एक तरह से वर्चुअल एज में जिस तरह से हम लोग जी रहे हैं, वैसे ही जो विकास वर्तमान में है वो भी वर्चुअल सा है, हो बहुत रहा है लेकिन दिखता नहीं है। ये जो पश्चिम का भ्रम बना हुआ है कि विकास वास्तव में ईंट पत्थर और संसाधन और तमाम जो भौतिक दृष्टि से विकास है वही विकास है, जबकि आपने कहा कि नहीं, विकास भौतिक तो है ही, ठीक वैसे ही जैसे स्वास्थ्य की आपने चर्चा की कि मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य, उसी तरह से विकास भी एक तरह से सर्वांगीण होना चाहिए, जो सच में भारतीय चिंतन में मौजूद है। आज का व्याख्यान हम सबके लिए बहुत ही एक तरह से रोचक ही नहीं बल्कि आंख खोलने वाला रहा, क्योंकि बहुत ही गूढ़ विषय वास्तव में है, समझना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपने जितने सुंदर और सहज ढंग से इसको प्रस्तुत किया तो वास्तव में हमारे तमाम दर्शकों श्रोताओं के मन में उस तरह का कोई भ्रम संदेह नहीं पैदा हुआ विकास को लेकर के, आपकी प्रस्तुति को लेकर के, बल्कि कुछ सकारात्मक टिप्पणियों के माध्यम से हमारे दर्शक श्रोता उपस्थित हुए। मैं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से माननीय बजरंग लाल जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। हमारे इस आज फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जो विश्वविद्यालय का मुख पटल है उसके माध्यम से आपने देश और दुनिया के तमाम श्रोताओं, दर्शकों तक अपनी बात के माध्यम से विकास की वास्तविक अवधारणा को पहुंचाने की कोशिश किया और आत्मचिंतन करने के लिए लोगों को विवश किया कि वास्तव में विकास को लेकर के आत्मचिंतन करें कि वास्तव में विकास क्या है और उसके लिए अपना सक्रिय सहयोग जो भी हो सकता है, सकारात्मक सहयोग राष्ट्र के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए वो करें। मैं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से माननीय बजरंग लाल गुप्ता जी के प्रति आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। साथ ही माननीय बजरंग लाल गुप्ता जी के सुपुत्र श्री देशबंधु गुप्ता जी, जो तकनीकी रूप से माननीय बजरंग लाल जी को हमसे जोड़ने का काम किया। आज छुट्टी का दिन होता है और छुट्टी के दिन आपने हमारा सहयोग किया और आदरणीय बजरंग लाल जी को इस फेसबुक से जोड़ करके दर्शकों श्रोताओं तक
उनके ज्ञान को पहुंचाने में हमारा सहयोग किया, मैं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से देशबंधु गुप्ता जी के प्रति भी आभार ज्ञापित करता हूं। हमारे मित्र दिल्ली विश्वविद्यालय से सुधीर कुमार सिंह जी के प्रति भी मैं आभारी हूं कि उन्होंने भी बजरंग लाल गुप्ता जी से कनेक्ट करने में मेरा सहयोग किया। मैं संपर्क नहीं कर पा रहा था, अपने सुधीर कुमार सिंह जी ने संपर्क करके और मेरी बात करवाई, और जिससे माननीय बजरंग लाल गुप्ता जी को हम सभी आज सुन सके। मैं डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह जी के प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। साथ ही इस ई ज्ञान श्रृंखला के जो तमाम श्रोता दर्शक मित्र हमारे हैं, सुधीर श्रोता हैं, उन सबके प्रति भी मैं आभारी हूँ, क्योंकि आप सभी की उपस्थिति और सक्रिय सहभागिता हमारे लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन का कार्य करती है। माननीय कुलपति जी जो सच में इस श्रृंखला के एक तरह से परिकल्पक हैं, आपने इस परिकल्पना की यही श्रृंखला की, और आपकी सक्रिय सहभागिता और सक्रिय सहयोग, सक्रिय मार्गदर्शन से ही यह श्रृंखला का ज्ञान लोगों तक पहुंच पा रहा है। और देश भर के मित्रों से जो एक तरह से टिप्पणी आ रही है, फीडबैक आ रहा है, सकारात्मक जो उनकी तरफ से विचार आ रहा है, वो वास्तव में लग रहा है कि ये ई ज्ञान श्रृंखला के माध्यम से हम लोग भारतीय ज्ञान परंपरा को लोगों के बीच में प्रचारित प्रसारित और पुनर्जीवित करने के दिशा में एक प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए सच में मैं माननीय कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी के प्रति भी आभारी हूँ कि आप अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद, मैंने आग्रह किया था आपसे और हम लोगों ने सहमति भी ली थी कि साप्ताहिक रूप से इसको चलाएंगे, सप्ताह में एक बार, लेकिन एक से अधिक बार भी हो जाता है तो भी आप सहर्ष स्वीकार करते हैं, और बल्कि स्वीकार क्या, उसका स्वागत करते हैं कि ये ज्ञान अधिक से अधिक कम समय में जितना लोगों तक पहुंच जाए इस ज्ञान के माध्यम से उतना बेहतर है। इस सप्ताह में दो बार हम लोग इस आभासी पटल के माध्यम से उपस्थित हुए। मैं माननीय कुलपति जी के प्रति, और जैसा कि पिछले दिनों भी मैंने कहा था कि आप और वो कोई किसी, मैंने कहा था कि आप माननीय कुलपति जी एक तरह से आज इस कोरोना काल में एक तरह से वेबिनार पुरुष की तरह से उभरे हैं। लगातार वेबिनार मैंने जिक्र किया था 1, 2, 3, 4 तक का, कि कईयों वेबिनार में रोज आप लगातार सक्रिय रहते हैं, लगातार आमुख पटल पे जुड़े रहते हैं, लेकिन आज एक साथ में 2 वेबिनार के एक तरह से वो साथ में जुड़े हुए थे, एक तरह से 2 अध्यक्षता चल रही थी। और माननीय कुलपति जी की सहृदयता है कि एक जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज और भी विश्वविद्यालय की तरफ से आयोजित है 2 दिन का राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर, उसके व्यवस्थापन में, उसके संचालन में भी आप संबद्ध हैं, और इस हमारे छोटे से यज्ञ में भी अपनी एक तरह से आहुति की सुविधा देने के लिए सहर्ष स्वीकार किए और हमारे बीच में जुड़े रहे। मैं माननीय कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। साथ ही यह श्रृंखला जिसमें हमारे कई मित्र जुड़े रहते हैं, कई मित्र सहयोग करते हैं, जिन मित्रों के सहयोग से ये बातचीत हर लोगों तक पहुंच पा रही है, उसमें जनसंचार विभाग के हमारे अध्यक्ष कृपाशंकर चौबे जी, साथ ही इस श्रृंखला के सह संयोजक भाई संदीप कुमार वर्मा जी, और तकनीकी सहयोग के लिए अरविंद कुमार जी, चाहे छुट्टी का दिन हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, बल्कि मुझे लगता है कि हम सबसे ज़्यादा श्रम साध्य और हम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम अरविंद कुमार जी करते हैं, क्योंकि हम लोग तो कुछ तैयारी करके आखिर में जुड़ जाते हैं, लेकिन वो लगातार सक्रिय रहते हैं विद्वानों को जोड़ने के लिए, और उनको तकनीकी रूप से किस तरह से जोड़ा जाए, कौन सहयोग करेगा, कैसे संपर्क हो पाएगा, लगातार और खास करके इंटरनेट व्यवस्था से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो उसमें कहीं कोई बाधा और विसंगति ना आने पाए। तो इसलिए अरविंद कुमार जी के प्रति भी मैं आभारी हूँ कि आपके सहयोग से, तकनीकी सहयोग से ये कार्यक्रम सब लोगों तक बेहतर ढंग से, प्रभावी ढंग से पहुँच पा रहा है। साथ ही विभाग के मित्र हेमंत दुबे, मिथिलेश राय, राजदीप राठौर, अनिल ढोरे, आप सबकी प्रति मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कोटिशः आभार। आप सभी का दिन
फलदायी हो, मंगलमय हो। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।